नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहां पर एवं एवं दो बार लिखा हुआ है, तो आप लोग सिर्फ एक बार इसको पढ़ेगा। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक किताब में हुई थी, तो वही यहां पर भी आपको दिखाई दे रही। ठीक है, क्या इस चैप्टर का नाम महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया था, जो कि कल हम आपके लिए लेकर के आए थे। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेजों ने भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए थे, किस प्रकार की बहसें हुई थी, क्या क्या किया गया था। चैप्टर नंबर 7 में हमने कल देखा था, शाम को 8 बजे ये वीडियो आया था। आज आपको मॉर्निंग में ही ये चैप्टर नंबर 8 का वीडियो मिल रहा है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे महिलाएं, जाति और जो समाज में सुधार हुए थे, इनमें अंग्रेजों की क्या योगदान थी, भारतीय समाज की किसमें क्या प्रतिक्रिया हुई थी, कौन कौन से आंदोलन चले थे, क्या क्या हुआ था। आज के इस चैप्टर में महिलाएं और जाति के विषय में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सभी वीडियोस को ला चुके हैं, और इससे भी पहले हम क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन सबको नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। मैंने सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइएगा और देखिएगा। अभी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। याद रखना, हम लास्ट में 100 लोगों को चुनेंगे जिनको लास्ट में एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स के, ये एनसीईआरटी के स्पेशल कोर्स चला है, इस कोर्स के सभी नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप हमारे इस कोर्स को लास्ट तक ज्वाइन करते हैं, सभी वीडियोस को देखते हैं और सभी वीडियोस में कमेंट करते हैं, तो आपको ये नोट्स मिलने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को कर सकें। याद रखना, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है दृढ़ संकल्प 2.0, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। उस पर आपको डेली के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते हैं, और सभी क्वेश्चंस को फैक्ट के साथ में एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। हालांकि कल ही आप आए थे, आज आपको मॉर्निंग में 7 बजे ही सारे के सारे करंट अफेयर क्वेश्चंस की वीडियोस मिल चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसमें सबसे पहला टॉपिक मिलता है कि आजकल की अगर बात की जाए तो लड़का और लड़की सभी प्रकार के काम समान रूप से करते हैं। आप लोग चाहे जिस क्षेत्र में चले जाइएगा, ड्राइवरी को ले लीजिएगा, इंजीनियरिंग को ले लीजिएगा, पायलट को ले लीजिएगा, खाना बनाने को ले लीजिएगा, कपड़ा धोने को ले लीजिएगा, बर्तन धोने को ले लीजिएगा, आने जाने को ले लीजिएगा, जॉब ले लीजिएगा, ऑफिस देख लीजिएगा, हर क्षेत्र में लड़का और लड़की समान है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर सिलेंडर उठाने की बात आ जाए तो लड़कियां पीछे हट जाती हैं और लड़कों का कंधा आगे कर देती हैं, लेकिन अगर हर क्षेत्र की बात यह है तो लड़के और लड़की समान रूप से हर काम कर सकते हैं। ठीक है, परंतु आज से अगर हम 200 साल पहले की बात करें तो हालात बहुत ही ज्यादा भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, चाहे कुछ 8 साल, 10 साल, 9 साल, 13 साल, इस उम्र में लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मुसलमान और हिंदू, ये दोनों ही धर्मों के जो पुरुष हुआ करते थे, एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे, कई शादी कर सकते थे। और देश के कुछ भागों में तो विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि उनके पति की चिंता के साथ में जिंदा जल जाएं। जी हाँ, और इस प्रकार की प्रथा को देखा गया, जी हाँ, कई बार देखा गया है, और आजकल नहीं है, ये पहले हुआ करती थी ये प्रथा। और इस तरह स्वेच्छा से या फिर जबरदस्ती से महिलाओं को सती कह करके महामंडित किया जाता, मतलब चिता के ऊपर बैठाल करके, या तो वो स्वयं जल जाए, नहीं जलती थी तो उनको बैठाल करके मार मार कर जला करके मार दिया जाता, हत्या की जाती थी, और इसको सती प्रथा कहा गया था। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि इसको सती ही क्यों कहा गया। तो सती शब्द का साफ तौर पर अर्थ है सदाचारी महिला। ठीक है, अर्थात हम सदाचारी महिला हैं। जो भी अगर उस समय का हम अर्थ बताएं तो अर्थात कि वो सदाचारी महिला थी, अपने पति के साथ में स्वयं मृत्यु को वरण कर लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई, चली गई। ठीक है, ये कहा जाता। ठीक है, और संपत्ति पर भी महिलाओं का बहुत अधिकार बहुत ही सीमित था। मतलब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। और महिलाओं के नाम जमीन भी नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं। अगर आज की बात यह तो महिलाओं के नाम जमीन होना मतलब एक आम बात हो गई। घर में अधिकतर लोग महिलाओं के नाम जमीन करवाने लगे, क्योंकि उस पर अब टैक्स भी बहुत कम लगता है। जी हाँ, जब आप जमीन अपनी घर की किसी महिला के नाम खरीदते हैं तो उस पर आपको टैक्स कम लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा तक महिलाओं की प्राय बहुत ही नीच थी, मतलब बहुत ही नीचे थी, कोई पहुंच नहीं थी शिक्षा में। और यहां तक कि हम बात कर सकते हैं कि पहले जो लोग हुआ करते थे,
बहुत सारे भागों में लोगों को ये विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी। ये किस प्रकार की अवधारणा है भाई? आजकल भी तो महिलाएं पढ़ी हुई होती हैं, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। अब इसका एक फैक्ट ये भी निकल के आता है, यहाँ पर एक कारण ये भी निकल के आता है कि अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो घर में अगर कोई भी काम होगा उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाएगी, मतलब कोई ना कोई बात अवश्य कहेगी, अगर गलत बात होगी या फिर सही होगी। क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति की एक खासियत होती है कि जब भी वो अपने सामने कुछ गलत होता हुआ देखता है तो उसका विरोध अवश्य करता है। एक विद्वान व्यक्ति की, पढ़े लिखे व्यक्ति की यही खासियत होती है। उसमें या तो दिमाग में सोचेगा, नहीं कहेगा, कुछ ना कुछ इधर कहेगा उधर कहेगा, मतलब उसके अंदर एक प्रतिक्रिया जरूर जागृत हो कि हाँ ये गलत है, इसका विरोध किया जाए। ठीक है। अब अगर महिलाएं उस समय पढ़ी लिखी होती है और घर में विरोध कर रही तो उस समय एक बात थी कि अगर महिलाएं पुरुषों से ऊंची आवाज में बात करती हैं या फिर विरोध करती हैं तो उसमें महिलाओं को मारपीट ज्यादा होती थी। ठीक है। तो ये बात आपको भी पता होगी, आपके घर में भी ऐसा पहले होता होगा, आज तो नहीं होता है ना, आजकल कानून बन चुके हैं, बहुत कुछ है। तो क्या है ना कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होती उस समय, ठीक है, तो पतियों से अपनी बहस करती हैं और बहस करने के बदले मारपीट होती है और हो सकता है कि कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर हो, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए या फिर उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो, कुछ भी ऐसी कुछ अवधारणा हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, समाज में इस सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क नहीं था। जी हाँ, स्त्री और पुरुष के बीच में सिर्फ नहीं फर्क था, मतलब लिंग के आधार पर ही नहीं, ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। लिंग और जाति, धर्म, इन सभी क्षेत्रों में लोग विभाजित थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे। जी हाँ, ब्राह्मण जो थे ये सबको सबसे ऊपर अपने आप को मानते थे। ठीक है। जो समाज था उनको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को ऊंची जाति को मानते थे। इसके बाद में व्यापारी और महाजन जैसे आदि जुड़ी हुई जातियां आती थी, जो कि प्राय वैश्य कही जाती थी। वैश्य में कौन कौन आते थे? व्यापारी और महाजनी। ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाद में काश्तकार और बुनकर और कुम्हार जैसे दोस्त लोग आते थे। अब ये जो लोग होते थे इनको शूद्र कहा जाता है, ये लोग चौथी श्रेणी में आते थे। ठीक है। अब इस श्रेणी की सबसे निचले पायदान पर जो जातियां थीं वे ऐसे काम धंधा करती थी जिन्हें ऊंची जातियां के लोग, जो ऊंची जातियों के लोग थे, वो दूषित कार्य मानते थे। जैसे कि आजकल भी आप लोग देखते हैं जो आपके घर पर, द्वार पर, मतलब शौचालय वगैरह साफ करने के लिए आते हैं, उन लोगों को, अर्थात ये कह सकते हैं कि मतलब जो दूषित कार्य करते हैं उनको, जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत कहते थे। जी हाँ, जो जैसे कि ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो ये लोग जो ये काम किया करते, दूषित कार्य, इनको अछूत कहते, जो कि साफ सफाई वाला काम किया करते थे, इनको अछूत कहते थे। और शूद्र उनको कहा जाता जो कि बुनकर थे, काश्तकार थे, कुम्हार थे। ठीक है। कुम्हार को आजकल जो तो हर व्यक्ति छूना पसंद करता है, पहले नहीं किया करते थे ब्राह्मण लोग, और जो बुनकर थे, काश्तकार थे, इनको शूद्र पहले कहा जाता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने और सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। किन लोगों को? अछूत लोगों को। जी हाँ, जो अछूत लोग हुआ करते थे वो मंदिर में प्रवेश नहीं पहले कर सकते थे, और जो जिन मतलब मंदिर का जो कुआं होता था इससे लोग जल नहीं निकाल सकते थे। ऐसा एक उदाहरण मैं भी यहाँ पर आपको देना चाहूंगा। झांसी की रानी, अगर आपने सीरियल देखा है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक अछूत जाति का व्यक्ति होता है और वो कुएं से पानी निकाल लेता है। इसके अंदर ब्राह्मण लोग उसका विरोध करते हैं, उसको दंड देने के लिए कहते हैं, और तब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई होती है वो उसका विरोध करती है कि है तो शरीर एक ही, वहां पर कुछ अपने तर्क देती है। इसके बाद में उसका विवाह करा दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर मतलब वो माफी नहीं मांगती है और सर बवाल होता है। आप लोगों ने अगर देखा है तो जानते होंगे, नहीं तो झांसी की रानी का इतिहास पढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो अछूत लोग होते थे इनकी क्या धारणाएं थी इनके प्रति, पहले आइए देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात है, जो ऊंची जात के लोग, इनके जो आधिपत्य वाले तालाब हुआ करते थे, घाट हुआ करते थे, यहाँ पर अछूत लोग ना तो जा सकते थे ना ही उसमें उसका उपयोग कर सकते थे। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। ठीक है। अब जब इतनी सारी अवधारणाएं समाज में फैली हुई थी कि विधवा जो औरत है अगर वो पढ़ लेगी तो वो जल्दी से विधवा हो जाएगी, या फिर मतलब कई सारी की अवधारणाएं थी, तो इन सारी की सारी अवधारणाओं के प्रति परिवर्तन कैसे हुआ? आजकल हम लोग जो ये देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में जा सकती हैं, हर व्यक्ति समान है, सभी को छुआ सकता है, जाति, धर्म, लिंग भेद कुछ भी नहीं रह गया। तो आखिरकार ये सब हुआ कैसे? परिवर्तन की दिशा में कैसे कदम उठे? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है राजा राम मोहन राय का, जिनका जन्म हुआ था 1772 में और मृत्यु हुई थी 1833 में। ठीक है। ये एक सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये सबसे पहले हैं। ठीक है। मैंने सबसे पहले इनका नाम लिया है तो याद कर लीजिएगा।
राजा राम मोहन राय एक सुधारक थे और उन्होंने कोलकाता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। कौन सा सुधारवादी संगठन बनाया था? जिससे कि ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। इनका मानना था कि महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, महिलाओं को समानता दी जानी चाहिए और जो पश्चिमी शिक्षा है, ठीक है, जो पश्चिमी देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्रसार करने के लिए ये पक्षधर थे। इनका मानना था कि महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कुछ काम किए थे, ठीक है। और राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। इनका मानना था कि जब किसी भी स्त्री का मतलब पति खत्म हो जाता है तो उसको जिंदा नहीं जलाना चाहिए। उनके प्रयास के फलस्वरूप ही इन्होंने कई सारी मुहिम छेड़ी, कई सारे आंदोलन किए, कई काम किए। इसके बाद में उनके फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, राजा राम मोहन राय जब भी किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते थे तो प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक व या फिर वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो कि उनकी सोच का समर्थन करे। अर्थात मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे कि आपसे अगर ये बात कही जाए कि आप जाइएगा उस समाज में और उस समाज में जो रीतियां फैली हुई हैं जो कि गलत हैं उनको आप लोग हटाएगा, तो आप अगर डायरेक्ट वहां पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये गलत है तो क्या वो मानेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आपको ही ले लीजिएगा, आप अगर सुबह से शाम तक 10 घंटे तक पबजी खेलते हैं, ठीक है, मतलब आजकल तो पबजी रहा नहीं है, वैसे आप अगर कोई भी गेम खेलते हैं और आपसे कहा जाए कि आप गेम मत खेलिएगा, ये गलत है, तो आपके मन में तो ये उठेगा कि हाँ गलत है, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आप मानेंगे नहीं इस बात को, है। ऐसा ही पहले था, जो लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं बात तो थी कि हाँ गलत है, हम ये पाप करें, लेकिन वो मानते नहीं थे क्योंकि प्रथा थी और उनका मानना था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पाप होगा, ठीक है। ये प्रथा थी और प्रथा को रोकने के लिए वो क्या क्या करते थे, इतिहास में जो ग्रंथ लिखे आ चुके हैं, जो संस्कृत लिखी आ चुकी है, उन संस्कृत से, उन ग्रंथों से कुछ सार निकाल कर लाते थे, कुछ ऐसे वाक्य निकाल कर लाते थे, कुछ ऐसे श्लोक निकाल कर लाते थे जो उनकी बात का समर्थन करें, ठीक है। और उन वाक्यों को, उस बात को, उस प्रमाण के तौर पर बताते हैं उन लोगों को कि ये पहले इस ग्रंथ में कहा जा चुका है कि ये गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और इस आधार पर वो अपने समाज में जो कुरीतियां थी उनको समाप्त करने का प्रयास करते थे, ठीक है, और इनसे इनको बल भी मिलता था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर के हवाला दिया। उनके प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, विधवाओं को मारना बंद करवा दिया, ठीक है, मतलब अब सती प्रथा बंद करवा दी। इसके बाद में एक समाज सुधारक और आए थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने अपने कई सारे पक्ष रखे, इसके अंदर प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया कि हाँ पहले ऐसा हो चुका है और ऐसा कहा गया है। इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया, ठीक है। अब विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे और इसके अतिरिक्त विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने एक संगठन बनाया था। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए जिससे कि लड़कियां शिक्षित हो सके और उनका ये मानना था कि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो वो अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ पाएंगी। और ऐसा है, अगर आपके पास में ज्ञान है तो आप अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ पाएंगे, हर क्षेत्र में जा पाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त विधवा विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसके तेलुगु भाषी इलाकों में, जहां पर तेलुगु भाषा बोली जाती है, इस इलाके में वीरेशलिंगम पंतुलु ने एक संगठन बनाया था, ठीक है, और इनका समर्थन किया था। अगला पॉइंट मिलता है, लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों के सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। मतलब पूरे देश में एक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि समाज सुधारने की एक रीति चल पड़ी, एक आंदोलन चल पड़ा कि हाँ अब हमको समाज को सुधारना है। और धीरे धीरे हर एक क्षेत्र से, हर एक मतलब इलाके से धीरे धीरे आवाज उठने लगी, ठीक, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जिंदा किसी औरत को जलता हुआ देखना अच्छा नहीं लगा और इसके बाद में विधवा होने के बाद भी उसका जीवन भर अपने घर में रहना तो ये भी नहीं अच्छा लगा।
लगा। इसके बाद में विधवा विवाह के लिए कई सारे हाथ उठे। उत्तर में आर्य समाज के की स्थापना करने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया और इसके साथ में अपना समर्थन दे दिया था। ठीक है, तो ये कई सारे क्षेत्रों से ऐसे आंदोलन उठे थे और इसके बाद में विधवा विवाह के लिए 1856 में एक कानून पारित कर दिया गया था कि अब विधवा का विवाह हो सकता है अगर वो चाहे तो उसकी स्वेच्छा से, बिना उसकी मर्जी से नहीं। अगर वो नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहती है तो दोबारा विवाह कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। ठीक है, अब लड़कियां स्कूल जाएं ये तो एक बहुत बड़ी बात थी पहले, क्योंकि लड़कियों को ये अवधारणा थी कि अगर औरत पढ़ लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। अब लड़कियों के स्कूल जाने के लिए भी काफी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, बहुत सारे सुधारकों को ऐसा लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपनी दशा को सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न करेगा, स्वयं उसके लिए लड़ेगा। ठीक है, तो कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कई सारे सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। याद रखना ये पूरे चैप्टर की समरी है, सार है। मैं चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सिर्फ उन्हीं को लेकर के आया हूं। कई सारी स्टोरी लिखी होती है कि लड़कियां ऐसी थी, तो उनको आप पढ़ भले ही लीजिएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए मैंने उन टॉपिक्स को नहीं रखा है। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर के आया हूं और इसको समझा भी रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ था, कलकत्ता में विद्यासागर, बंबई में और कई सारे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले जो कि गर्ल्स स्कूल हुआ करते थे। और स्कूल जाने के लिए जो लड़कियां थी इनको सार्वजनिक स्थानों से होकर के गुजरना पड़ता था। अब अगर सार्वजनिक स्थानों से होकर के गुजरेंगी लड़कियां उस समय की, तो अगर आज की आप तुलना करोगे उस समय से, तो अगर आज भी लड़कियां रास्ते से जाती हैं तो आप लोग मूवी में देखते हो ना, लड़के सीटी मारने से बाज नहीं आते। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो पहले विदेशों में चक्कर चलता था, जो कि अंग्रेज चाहते थे कि हमारे भारत देश में ये चले, वो चलने लगा। ठीक है, और आज भी वो चलता है। ठीक है, तो क्या है, आज भी चलता है, पहले नहीं चलता था, आज वो चलने लगा है। तो क्या है कि जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से उनको गुजर करके जाना पड़ता था। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इससे लड़कियां जाएंगी तो इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी, क्योंकि लड़कियां भी समाज देखेंगी, लड़कों को देखेंगी, चार लड़कों को देखेंगी, इधर देखेंगी उधर देखेंगी, समाज देखेंगे, लड़के छेड़ेंगे, कुछ भी होगा तो इससे लड़कियां बिगड़ सकती हैं। और उनकी मान्यता ये थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। और यही एक कारण था जिसके बल पर पुराने समय में जो सिपाही थे, ताकतवर लोग थे, वही भले ही मतलब लड़कियों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएं, अन्यथा बलात्कार जैसे काम पहले बहुत ही कम नाम मात्र होते, देखने को नहीं मिलते थे। आजकल बहुत होते हैं, पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले लड़कियां घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लोग निकलने ही नहीं देते थे। और जब ऐसा था सार्वजनिक स्थान पर लड़कियां नहीं जाती थी तो लड़कों के दिमाग में भी ज्यादा फितूर की बातें नहीं रहती थी। और इसी वजह से क्या था कि पहले ये सारी जो तो बलात्कार वगैरह बहुत ही कम थे, आज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका देखिए, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो लड़के थे उनका पहले जो माइंड था वो एकदम फ्रेश रहता था, क्योंकि वो समाज में ऐसा कुछ देखते ही नहीं थे। लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े, वो लड़कियों को देखते नहीं, तो उनका माइंड जो था वो अलग रहता था। आज वो देखते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, कई सारी वेबसाइट हैं, इनके माध्यम से तो अपने आप में सुधार करना चाहिए लड़कों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या था, लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, ऐसा लोगों की मान्यता थी। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली जो ज्यादातर महिलाएं थी, इनको उनके उदार विचारों वाले पिता और पति उनकी देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जा रहा था। मतलब अब आप स्कूल नहीं जा सकते, घर पर ही आपको पढ़ाने के लिए कोई स्त्री आएगी, जो जैसे कि आजकल आपने देखते आंगनबाड़ी समूह है, या फिर जो कई सारे समूह चलाए जाते हैं इसी प्रकार के। पहले साक्षरता आया था और साक्षरता के माध्यम से जो लोग थे उनको पढ़ाया गया था कि सभी लोग साक्षर बने, सभी लोग पढ़े लिखे। अभी कुछ ही समय पहले साक्षरता दिवस आया था। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मैं डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस में लेकर आता हूं जितने भी दिवस मनाए जाते हैं, मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया है। अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, जिस पर आपको डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस की वीडियोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, यहां पर 19वीं सदी के आते आते लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा, उनके पिता और पति की देखरेख में। अगला पॉइंट मिलता है कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। कब, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। जी हाँ, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये कुछ 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ही खोले गए। और कहां पर, ज्योतिबा फुले द्वारा, कहां पर, महाराष्ट्र में। और 19वीं सदी में समाज सुधार के में पंजाब आखिरी हिस्से में आर्य समाज सुधारकों ने पंजाब में खोले थे। ठीक है, स्कूल खोले गए। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं
अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सिखाने लगी थी, सीखने लगी, और उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। मतलब जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, उनको कुरान पढ़ने के लिए क्या हुआ कि घर पर ही शिक्षिकाएं भेजी जाने लगी कि आप घर पर ही पढ़ना सीखिएगा, और धीरे धीरे समाज में सुधार आने लगा। और इसी स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिए जाने की वकालत की। ठीक है, और फिर धीरे धीरे महिलाओं के बारे में महिलाएं खुद लिखने लगी थी। ठीक है, अब आइए यहां पर देखते हैं। यहां तक तो आप इतना समझ ही गए हो कि समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने आपको बताया था कि महिलाओं को, जो हमारा प्राचीन समाज था उस समय, ग्रंथ पढ़ने तक का अधिकार नहीं था कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप जो आपके पति हैं या फिर पिता हैं या फिर गुरु हैं, उनके माध्यम से पढ़े ग्रंथों को सुन सकती हैं, बस पढ़ने का अधिकार नहीं, पूजा करने का अधिकार नहीं था। आजकल तो महिलाएं ही पूजा करती, पुरुष तो बहुत कम करने लगे हैं। आप लोग घर पर जाकर के देखिएगा, महिलाएं अधिक पूजा करती हैं और पुरुष कम करते हैं आजकल। पहले क्या था कि महिलाओं को पूजा करने का भी अधिकार नहीं था, धीरे धीरे पूजा करने का अधिकार मिला और यहां तक आते थे। आज अगर आप देखोगे तो समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है महिलाओं के बारे में, महिलाएं लिख लेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। 20वीं सदी की शुरुआती दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। कब? 20वीं सदी की शुरुआती दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कहां पर? कोलकाता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। ठीक है, देखिए रूढ़िवादी विचार वाले जितने भी लोग हैं उनके सबके कटु आलोचक हमेशा रहिएगा, क्योंकि उनके विचार अच्छे नहीं होते। ठीक है, और जो बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी, इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा। बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कहा। जितने भी धार्मिक नेता थे, धार्मिक लोग थे, सभी ने मिलकर के जो औरतें उनको एकदम नीचे दर्जे में रखा था। बिल्कुल उसमें सोचने वाली बात है, बिल्कुल सत्य बात कही गई। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी। ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय में जाने लगी, पढ़ाई लिखाई करने लगी, और उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गई थी। जब भैया पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनोगे। कहा जाता ना कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। ठीक है, और खेलोगे, कूदोगे, बनोगे गमार। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो लड़कियां थी वो पढ़ने लगी और कुछ शिक्षिका बन गई और कुछ तो चिकित्सक तक बन गई। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में बहुत सारी महिलाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। ठीक है, अब जो आलोचनात्मक विचार प्रकट किए गए थे, पुणे में घर पर ही रहकर के शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे, ये उनमें से प्रमुख थी। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की थी, जिसमें पुरुष और स्त्री को, महिला को के बीच में मौजूदा सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ था उसमें। क्या था, जो महिलाएं और पुरुष थे उनके बीच में काफी सारा डिफरेंट था, और इसी बीच को लेकर के कई सारी महिलाओं ने कई सारी पुस्तकें लिखी थी, कई सारे लेख लिखे थे कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कैसी आजकल मतलब दिखाया जा रहा है कि बिल्कुल समानता नहीं है, महिलाएं बिल्कुल दबकर रहेंगी, जो धर्म के अधिकारी हैं उन लोगों ने हमको दबा करके रखा है, हमारे पतियों ने हमको दबा करके रखा है। अब धारणा थी इस प्रकार। ठीक है, और ताराबाई शिंदे ने तो स्त्री पुरुष तुलना एक नाम की किताब लिखी थी, जिसमें पुरुषों और स्त्री महिलाओं के बीच में मौजूदा सामाजिक भेदभाव थी, उनकी काफी आलोचना की थी। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है संस्कृत की महान विद्वान पंडिता जिनका नाम है रामाबाई। इनका मानना था कि हिंदू धर्म की महिलाओं का दमन करता है, जो हिंदू धर्म है ये महिलाओं का दमन करता है, और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, और ये जो विधवा गृह था, यहाँ पर सिर्फ विधवा औरतें ही नहीं रहती थी, बल्कि जो अपने घर से अपने घर को त्याग कर चली आती थी, पति को और इसके बाद अपने पूरे ससुराल को त्याग कर चली आती थी, वो भी यहाँ पर रहती थी। मतलब महिलाओं के लिए इन्होंने एक आश्रम व्यवस्था की थी। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ठीक है, अब भैया बाल विवाह तो पहले बहुत ही खराब था, सबसे पहला टॉपिक यही मिला था हमको, समझिएगा। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब? 1929 में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कब। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें बिल्कुल भी संघर्ष नहीं हुआ था जिस प्रकार की सती प्रथा में हुआ था। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जो संघर्ष चले थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चले थे, क्योंकि सभी का मानना था कि जो स्त्री पुरुष है,
जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह में जो महिलाएं होती हैं, जो मतलब महिलाएं नहीं कह सकती, जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ही वो सारे क्रियाक्रम करने पड़ते हैं, पीड़ाओं से भुगतना पड़ता है। तो ऐसा होना बहुत ही मतलब गलत है। इसीलिए लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से जब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया तो इसका ज्यादा विरोध और संघर्ष नहीं हुआ था। ठीक है, क्या हुआ कि सुधारवादी कानूनों के बारे में कई सारे संघर्ष हुए थे, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के जो लड़के थे और 16 साल से कम उम्र की लड़कियां, ये दोनों शादी नहीं कर सकते। मतलब 18 साल से ऊपर के लड़के शादी कर सकते थे, और इसके बाद में 16 साल से ऊपर की उम्र की जो लड़कियां वो शादी कर सकती थी। बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में यह उम्र बढ़ाकर के 21 साल और 18 साल कर दी गई। आज अगर आप देखोगे तो 21 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां शादी नहीं कर सकती। ठीक है, भारत देश में ये, यूरोप में तो और अधिक है। ठीक है, और भारत देश में मतलब यहाँ पर एशिया में आप लोग देख सकते हैं, भारत में ये नियम है कि 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां वो शादी नहीं कर सकती। पहले 16 साल थी, और अब है कि 21 साल से कम उम्र के लड़के शादी नहीं कर सकते, पहले 18 साल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। 21 और 18 याद कर लीजिएगा, 21 और 18। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लेकर के आ रहे हैं, मैंने वेबसाइट पर भी देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है जाति और समाज सुधार। ठीक है, क्या जाति और समाज सुधार। अब यहां तक तो हमने बात कर ली कि महिलाओं को लेकर किस प्रकार से सुधार समाज में आया, किसने किसने क्या क्या संघर्ष किए थे, क्या क्या सुधार है। महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, बाल विवाह बंद हो गया, सती प्रथा बंद हो गई, बाल विवाह बंद हो गया, और उसके बाद में विधवा विवाह शुरू हो गया। ठीक है, महिलाएं पढ़ने लिखने लगी, सब कुछ करने लगी। अब बात आती है जाति को लेकर के, जो कि समाज में सबसे बड़ा ये कह सकते सबसे बड़ा कैंसर था। ठीक है, जाति को लेकर के भेदभाव सबसे बड़ा समाज में कैंसर था उसमें, और इस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आज के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कौन सा लगा। याद रखना, लास्ट में 100 लोग चुने जाएंगे जिनको एनसीईआरटी के स्पेशल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। हम बड़ी मेहनत से नोट्स बनाते हैं, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपसे इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वहां तक पहुंचाइएगा जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है। ठीक है, कॉमेडी वाले वीडियो होते हैं, फन वाले वीडियो होते हैं, अधिकतर वायरल हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई वाले ज्यादा वायरल नहीं होते हैं। जिनको आवश्यकता उन तक वीडियो पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के अनेक प्रयास किए गए। ब्रिटिश काल में देखिए, महिलाओं के लिए सुधार तो समाज के विरुद्ध था। ठीक है, लेकिन समाज में अगर सुधार करना हो तो ये किसके विरुद्ध करोगे भाई, समाज के विरुद्ध ही। समाज में सुधार करना है तो ये मतलब एक बहुत बड़ा काम हुआ जाकर के। ठीक है, और इसको अगर लेकर के आप देखोगे तो इससे भी पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया। आप लोग महाभारत में कर्ण नाम के योद्धा की बात करते, कर्ण जो इतना शक्तिशाली था, जो अपने संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा धनुर्धर था। इसके बाद पास में कवच और कुंडल था, जिसको दैवी के जो बाण होते वो भी नहीं भेज सकते थे। वो भी यहाँ पर जाति को लेकर के सुधार नहीं कर पाया था, ऐसा सुधार करना था यहाँ पर। ठीक है, और वो सुधार यहाँ पर हुआ। कैसे हुआ इसको समझिएगा। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे, कि जिस भी कुरीति की मतलब जिस भी कुरीति की ऐसी की तैसी करने का प्रयत्न करते थे, अर्थात जिस भी नियम के विरुद्ध जाते थे जो कि समाज में गलत होता था, उसके लिए क्या करते थे, पुराने जो ग्रंथ होते थे उनमें दी गई बातों को उठाकर ला देते और समाज के बीच में रख करके समाज के लोगों को मतलब ये बात बताते कि ये गलत है, ऐसा कीजिएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहां पर भी किया, बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद कर दिया। बौद्ध ग्रंथ में साफ तौर पर दिया गया कि जातिवाद का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, और ऐसा इन्होंने यहां पर किया। ठीक है, प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज जो था ये भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों के धार्मिक समानता पर जोर दिया गया था। देखिएगा, अगर आपने अभी तक प्रार्थना समाज है, जितने भी समाज हैं और इनके विषय में नई जानकारी प्राप्त की तो प्राचीन भारत का इतिहास देखिए। कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कई वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप लोगों को जाकर के देख सकते हैं, आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। मतलब सभी जातियां एक हो जाएं, इस पर जोर दिया गया था। और जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया।
इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे समाज में सुधार शुरू हुआ तो कई सारे संगठन बने जिनने मिलकर के जाति को लेकर के सुधारने का प्रयत्न किया, जात समाज सुधार में प्रयत्न किया कि जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए। इसमें एक प्रार्थना समाज जो था ये सामने आया था। इसके बाद में जो ये जितने भी मतलब आंदोलन हुए थे इन सभी में ऊंची जात के लोग भी शामिल थे और नीची जात के लोग भी शामिल थे। ठीक है, और ये जो भी में आंदोलन हुए थे सारे के सारे जो ऊंची जात के लोग थे इनके विरुद्ध ही हुए थे कि हमें भी आपके समान आना है। ठीक है, अब जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में 1840 में, कब 1840 में, कहां पर, बंबई में, बंबई अर्थात मुंबई, ठीक है, यहां पर परमहंस मंडली का गठन किया गया। और जैसे यहां पर इस मंडली का गठन किया गया इसी प्रकार से समाज में और कई सारी मंडली को गठन किया गया था जिनका इतिहास में शायद नाम दर्ज नहीं है। और इन सुधारकों और सुधार संगठन जितने भी बने थे सभी में ऊंची जाति के लोग भी शामिल थे। अगला पॉइंट मिलता है मदिगा आंध्र प्रदेश। यहां पर भी एक महत्वपूर्ण अछूत जाति की रही है जो लोग पशुओं के सबों को साफ करने और इसके बाद में चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में माहिर थे। ठीक है, अब जो ये काम किया करते थे वो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि अछूत जात के लोग कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब जानवरों को मारना, इसके बाद में उनके सबों को साफ करना है, चमड़ा तैयार करना है, जूते चप्पल सीना है, तो इन सभी लोगों को अछूत जाति का कहा गया। और मदिगा समुदाय दक्षिण भारत के अन्य राज्यों जिनमें तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इन सभी क्षेत्रों में बसे हुए थे। अब जो अछूत जाति के लोग थे इनका जो तो प्रभुत्व तब बड़ा इनके पास में पैसा पावर तब आया जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय ने मतलब जब विश्व युद्ध चला था पहला ही, तभी क्या हुआ था कि समाज जो ब्रिटेन से यहाँ पर जूते चप्पल आया करते थे उनके आयात में कमी आ गई। अब जब वहां से आने वाली वस्तुओं के आयात में कमी आ गई तो यहाँ पर बनने वाली जो वस्तुएं जैसे कि जूता है, चप्पल है, तो वही यहाँ पर अधिक तौर पर चलने लगी। अब इसी क्षेत्र में जो अछूत जात के लोग थे इनको अधिकतर व्यापार मिला क्योंकि यही लोग चप्पल और जूता तैयार करते थे। अब जब यही लोग चप्पल जूता सिया करते तैयार करते थे इनको व्यापार मिला और इससे व्यापार में इनको फायदा हुआ और फायदा होने के साथ साथ ये धनी बन गए। जब धनी बन गए तो इन लोगों ने भी समाज का विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें भी आपके बराबर आना है, जाति व्यवस्था में हमें नहीं रहना। ठीक है, इसके बाद में क्या वो महाराष्ट्र के आसपास और राज्य थे, आसपास के राज्यों में महार समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, अब जो महार समुदाय रहता था यह महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा समूह था। महाराष्ट्र में जितनी भी अनुसूचित जातियां रहती थी उनमें सबसे बड़ा समूह था महार समुदाय का। ठीक है, और इस महार समुदाय के लोग जो थे अछूत माने जाते थे। कौन से अछूत माने जाते थे? जातिगत सुधार आंदोलनों के बड़े नेताओं में से एक जिनका नाम था डॉक्टर V.R. अंबेडकर, जिनका आप लोग कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे यहाँ संविधान के जिनको पिता कहा जाता है, संविधान के जनक, इनको ये महार समुदाय से थे। किससे? महार समुदाय थे। और इनके जो पिता थे एक सैनिक स्कूल में शिक्षक थे। कौन से? एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, शिक्षक थे, और शायद इसी वजह से ये इतने महान व्यक्ति बन पाए। जी हाँ, एक शिक्षक का बेटा या फिर एक किसी महान व्यक्ति का बेटा इतने अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुबला समुदाय गुजरात में बसा हुआ था, गुजरात में, और इस समुदाय के लोग ब्रिटिश काल में स्वर्ण जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे। ठीक है, अब जितने भी समुदायों के बारे में मैंने आपको बताया ये प्रमुख समुदाय थे जिन लोगों ने मिलकर के जाति समाज के बीच में समानता लाने के लिए प्रयत्न किए। ठीक है, अब अगला पॉइंट मिलता है समानता और न्याय की मांग। ठीक है, यहां शुरू होती है समानता और न्याय की मांग। ठीक है, तो जाति भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने मध्य प्रदेश में और सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। किसने? घासीदास ने मध्य प्रदेश में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। घासीदास जो कि निम्न जाति के व्यक्ति थे, इन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन के सदस्यों में चमड़े का काम करने वाले संगठित हो गए थे। ठीक है, चमड़े के काम करने वाले जो लोग थे वो संगठित किया उनको और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, धीरे धीरे आंदोलन छेड़ने लगे, कई सारे लोगों ने आंदोलन छेड़ा जिसमें घासीदास सबसे प्रमुख है, इनको समझिएगा। ठीक है, चैप्टर में नाम दिया गया है और इनके बारे में बताया गया। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट उतना मैं लेकर के आया हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने निम्न जाति के चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। किसने? मथुआ पंथ ने निम्न जाति के चांडाल काश्तकार थे इनके बीच में काम किया और हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों का पर सवाल उठाए। जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे इन पर सवाल उठाए और एजाबा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा। दरअसल ये हम आपको सत्यता बताएं, ये बात महाभारत में भी कही गई है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी कही गई है। जो पहले जाति व्यवस्था रखी गई थी ये जाति व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं थी।
कि जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसकी वैसी जाति हुआ करती थी। जी हाँ, और जब ये जाति व्यवस्था आई थी तब लोगों के काम के आधार पर ही तय किया गया था कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय ये जन्म से पैदा नहीं हुआ था, सभी को उसके काम के आधार पर ही जाति दी गई थी। लेकिन आज ये जन्म के आधार पर बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर मेरी बात को गलत ठहराना चाहते हैं, फिर गलत आपको लग रही है, तो आप अगर चाहें तो महाभारत पढ़ सकते हैं और आदि जो ग्रंथ हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं और मैंने ग्रंथ भी देखे हैं, पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम पूर्वी बंगाल में क्या होता, हरिदास ठाकुर ने मधुआ पंथ जो कि एक निम्न जाति के चांडाल काश्तकार थे इनके बीच में काम किया, और हरिदास ने जात समाज को मतलब सही ठहराने के लिए, जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों का हवाला दिया था। और इलाहाबाद जात के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी एक पुस्तक थी, समझिएगा इसको। निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म हुआ था 1827 को, सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। कौन? ज्योतिराव, जाति ने ज्योतिराव फुले। ठीक है, अब उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर के हमला बोला था कि आर्य होने के कारण भी औरों से श्रेष्ठ हैं, आर्य होने के कारण भी औरों से श्रेष्ठ हैं। और फुले का तर्क ये था कि आर्य विदेशी थे। कौन थे? आर्य जो थे ये विदेशी थे, जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, और यहां पर आने के बाद में उन्होंने इस मिट्टी के जो असली वारिस थे, जो कि आर्य थे, आर्यों के असली वारिस से, आर्यों के आने से पहले यहां पर रह करके यहाँ के मूल निवासियों को हरा दिया और गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो उनको पराजित करने के बाद में जनता, मतलब प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तो वे पराजित जनता को नीच जाति और निम्न जाति वाला मानने लगे थे और ऐसा कहने लगे। ठीक है, मैं इस पर ना तो विश्वास करता हूं, ना ही कुछ इस पर कह सकता हूं। ठीक, क्योंकि मैंने इस पर ना ही अभी तक जानकारी कोई प्राप्त की है, ना ही पढ़ा है। ठीक है, मैं जो चैप्टर में दिया गया था उतना आपको बता रहा हूँ। ज्योतिराव जो फुले थे, इनका कहना था कि जो आर्य हैं ये विदेश से आए यहाँ पर। ठीक है, और विदेश से आने के बाद में यहाँ के जो असली आर्य वारिस थे उनके आने से पहले ही यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को अपना गुलाम बना लिया, नीच और निम्न जाति का कहा, और इस प्रकार से अवधारणाएं दी। भाई जो ग्रंथ हैं अगर वो झूठ कह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, फिलहाल मैंने इन पर कुछ नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, फुले ने दावा किया था कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था। कौन सा स्वर्ण था? सोने के समान युग था। और तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन किया करते। जो मराठा लोग थे वो यहाँ पर देहात पर न्याय संगत शासन किया करते थे, और जो योद्धा थे, जो किसान थे, वो यहाँ पर जमीन जोता करते थे। ठीक है, और उन्होंने सुझाव दिया था कि शूद्र, जो कि श्रमिक जातियों के थे, और जो अतिशूद्र थे अर्थात जिनको अछूत कहा जाता, इन जाति भेदभाव को खत्म करके एक संगठित होना चाहिए हम सभी को। और फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समाज के समर्थन में मुहिम चलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला पॉइंट मिलता है 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी, कौन सी गुलामगिरी, अर्थात गुलामी नामक की किताब लिखी थी। ठीक है, अब जो किताब लिखी थी इसमें लगभग 10 साल पहले, इस किताब के लिखने के लगभग 10 साल पहले अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था। गृह युद्ध हो चुका था। ये विदेश के, मतलब विश्व के इतिहास में आता है। जब विश्व का इतिहास पढ़ोगे आप लोग तो उसमें आपको पता चलेगा कि गृह युद्ध में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, अब जो गृह युद्ध हुआ था इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। और फुले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। जी हाँ, जो वहां के गुलाम थे, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम वहां पर था, काला और गोरा वाला, तो ऐसा उस पर जिन्होंने संघर्ष किया था उनको ये किताब समर्पित की थी। और 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिराव फुले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है जात सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर, किसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और दक्षिण में ईबी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा था, और धीरे धीरे जो तो सब कुछ हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट मिलता है, मंदिरों में कौन जा सकता था। ठीक है, जाति व्यवस्था में मंदिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे, क्योंकि भगवान सभी के हैं,
ना ही भगवान जाति देखते हैं और ना ही समाज देखते हैं, ठीक है, ना ही ऊंच देखते हैं ना ही नीच देखते हैं, जिसका हृदय पवित्र होता है उन्हीं को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट मिलता है मंदिरों का, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, जो कि अछूत समझी जाने वाली जात थी। स्कूल में भी उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठ करके पढ़ना पड़ता था और उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी, ठीक है। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिल गई थी, या फिर आप कह सकते हैं आज के स्तर से स्कॉलरशिप मिल गई थी, ठीक है। 1919 में भारत लौटे पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति के जो जाति सत्ता संरचना पर काफी ज्यादा लिखा था। यहाँ पर उच्च जाति के समाज था, उनके लिए काफी सारा लिखा, और लिखने के बाद में उनका काफी विरोध किया कि आप लोगों को दबा कर रख रहे हैं, ये वो, मतलब काफी सारी बातें उन्होंने लिखी थी, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर 1919 में ये भारत लौटे थे और मतलब स्कॉलरशिप या फिर आप कह सकते हैं फेलोशिप पर ये अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे, ठीक है। ये एक महार जाति के थे, जो कि एक अछूत समझे जाने वाली जाति थी, याद रखना, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया? मैं माफी चाहूंगा, यहां पर मैंने थोड़ा सा जो तो इसका मतलब डार्क करना भूल गया था, बोल्ड करना भूल गया, वरना मैं कर देता। मंदिर प्रवेश से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, शब्द है वो, जिनको डार्क करना चाहिए, मैं भूल गया था, आगे से याद रखूंगा। तो क्या हुआ था, सन 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू कर दिया था और महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया था, क्योंकि अंबेडकर जो थे ये विदेश से पढ़कर के आए थे, ज्ञानी थे, और इन्होंने यहाँ पर अपनी आते ही कुछ काफी सारे लिखा पढ़ी की थी और काफी सारे काम किए थे। इसके बल पर इनकी अच्छी छवि बन गई थी, ठीक है। इसके बल पर क्या हुआ था कि इनकी अच्छी छवि बन गई थी और इन्होंने एक बार हाथ खड़ा कर दिया कि ऐसा करना है, तो सारे के सारे महार जात के लोग खड़े हो गए कि हाँ अब ऐसा करना है, ठीक है। अब ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, दलित भी यहाँ पर आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसको लेकर के ब्राह्मण काफी विरोध में आ गए थे, ठीक है। फिर 1919 में, कब, 1919 से लेकर के 1927, माफी चाहूंगा, 1927 से लेकर के 1935 के बीच में अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। तीनों के तीनों आंदोलन वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे इन आंदोलन के माध्यम से कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है गैर ब्राह्मण आंदोलन, इसको भी समझिएगा। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन 20वीं सदी के आरंभ में ही शुरू हुए थे। कब? 20वीं सदी के आरंभ में, ठीक है। अब ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों वाले, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं थे, उन जातियों का था जिन्हें शिक्षा धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग चमड़े का काम किया करते थे, जैसे कि 19वीं सदी आई, यहाँ पर 20वीं सदी के प्रारंभ में ही उनके पास में शक्ति आ गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध के समय विदेश से जूता चप्पल आने बंद हो गए थे और यहाँ का ही बिकने लगा था, और इनके पास में इनको शक्ति भी प्राप्त हो गई और काफी सारे धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी जातियां थी जिनके पास में शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो गया था, उन लोगों ने इस ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया था। और उनका तर्क यह था कि ब्राह्मण उत्तर से आए थे और उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं, उत्तर से आए उन आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, जो कि देसी द्रविड़ नस्ल के थे, उनको हरा करके दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। और उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी थी, ठीक है। जो ब्राह्मणवादी दावा, इसको चुनौती दे रही थी कि ब्राह्मण खत्म होना चाहिए, ब्राह्मण यहाँ से, और यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है पेरियार। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईबी रामास्वामी नयनार ने नायकर, मैं नयनार बार बार कहता हूँ, नायकर होगा यहाँ पर, क्या था, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था ईबी रामास्वामी नायकर। इन्होंने अछूतों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सारे स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और जो स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, ये पेरियार उस समय के एक महान दलित नेता थे, ठीक है, इनके माध्यम से शुरू किया गया था। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे और खास तौर से मनु द्वारा रचित मनु संहिता और इसके अंदर भगवत गीता और रामायण के भी कटु आलोचक थे, ठीक है, जबकि यही ज्ञान के स्रोत थे, ठीक है। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। जी हाँ, देखिए, ज्ञान का सहारा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट मिलता है सुधारों के लिए संगठित होना। ठीक है, जितने भी समाज में सुधारक आए थे, जिन लोगों ने सुधार के लिए प्रयत्न किए थे, जितने आंदोलन खड़े हुए थे, उनके विषय में अब छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको डिस्कस कर लीजिएगा। चैप्टर का अंत होने वाला है, 43 मिनट का चैप्टर हो चुका है। आगे बढ़ते तो अगला पॉइंट मिलता है ब्रह्मो समाज, जो कि सबसे पहले मैंने चैप्टर में इसी बारे में आपको बताया था। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा संगठित ब्रह्म सभा का एक नाम है। ठीक है, ब्रह्म सभा का नाम है, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया था इसको। ठीक है, और यह मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थे, ना तो मूर्ति पूजा होनी चाहिए ना तो बलि दी जानी चाहिए, इनका ही मानना था। ठीक है, और उनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, जो उपनिषद इनमें विश्वास रखते थे, और इनके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या फिर परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। मतलब अपने आप से केवल ध्यान रखना है, अन्य जो धर्म है, अन्य जो धार्मिक सदस्य है, परंपरा, उनको आपको आलोचना करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं, इनका मानना ये था। ठीक है, अगला मिलता है डेरोजियो एवं यंग बंगाल। ठीक है, इसको भी समझिएगा। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत, यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, इसकी शुरुआत हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने की थी, और वे 1820 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक अध्यापक थे। ठीक है, कौन ये? ठीक है, यही है हेनरी डेरोजियो। ठीक है, चित्र भी दिया गया है। और इससे पहले केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेता थे, जो कि यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर बताया कि 1820 में हिंदू कॉलेज के ये अध्यापक रहे थे, और इस मूवमेंट में उन्होंने विद्यार्थियों से उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई थी, और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की थी, और सोच व अभिव्यक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था। ठीक है, इनके जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने, ये कहा गया था यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। भैया विवेकानंद तो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे, समझिएगा इनके विषय में। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता है। ठीक है, और इसमें अगला इसी में बताया जा रहा है स्वामी विवेकानंद के विषय में, थोड़ा समझ लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में, और मृत्यु हुई थी 1902 में। ठीक है, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, और उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलन आधुनिक विचारधारा से जोड़ करके संपूर्ण विश्व को प्रसारित किया था। जी हाँ, इनके जीवन की घटना है, जो कि मुझे अच्छे से याद है, लास्ट में बताऊंगा आपको। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद ने न्यूयॉर्क हेरोल्ड में न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने विवरण दिया था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। यहां पर एक बात समझिएगा, जब इन्होंने 1893 में शिकागो में गए थे, वहां पर जाकर के अपना बातें कही थी, अपना धर्म के लिए कुछ बातें कही थी, तो इसके बाद में वहां पर जो हेरोल्ड थे, न्यूयॉर्क के हेरोल्ड थे, उनका ये कहना था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में, जहां पर इतने विद्वान व्यक्ति रहते, वहां पर धर्म प्रचार को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण हो सकता है। मैं इतना मूर्ख था जो कि वहां पर अभी तक ऐसे भेजता रहा था। वहां के लोग खुद इतने विद्वान है, ये जो थे ये गीता से अधिक प्रभावित थे। ये जब यहाँ से वहां गए थे तो गीता को लेकर के गए थे, और गीता जब लेकर के गए थे तो पुस्तकों के बीच में गीता को रखा गया था, और गीता को सबसे नीचे रख दिया गया। फिर इसके बाद में जो वहां के धार्मिक लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी गीता का बिल्कुल इज्जत नहीं की गई, और सभी पुस्तकों के नीचे रख दिया गया। तब इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी गीता में ही इतनी शक्ति है कि सभी पुस्तकों का ज्ञान अपने अंदर समाहित कर सके, अन्य किसी पुस्तक में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारी गीता मतलब का सामना कर सके, इसलिए सबसे नीचे है, ताकि सभी पुस्तकों का लोड झेल सके। अब भैया जब ये बात कही तो एक वहां का जो धर्म प्रचारक था, उसने मतलब गुस्सा हुआ, और उसने नीचे से गीता को निकाला, सबसे ऊपर रख दिया, और कहा कि अब बोलो। तो ये बोले कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, हमारी गीता सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सबसे ऊपर है। तो इसके बाद में इन्होंने जब वहां पर गए और इसके बाद जब भाषण दिए थे, तो इन्होंने वहां पर सबसे पहले जो बात कही थी वो थी भाइयों एवं बहनों। ठीक है, जो कि आजकल मोदी जी कहते हैं, इंग्लिश में इन्होंने कहा था, और वहां पर सभी लोग जेंटलमैन कहते थे। ठीक है, और इन्होंने कहा था भाइयों एवं बहनों, तो इसी बात पर वहां पर 5 मिनट तक तालियां बजती रही थी। ठीक है, और इन्होंने जो भाषण दिया था वो तो कहने का, ठीक है, मतलब ये उस समय जो बोलने वाले प्रवक्ता थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे ये। ठीक है, और इसी बात पर उन्होंने वहां के जो ये न्यूयॉर्क के हेरोल्ड थे, इन्होंने जो विवरण दिया था उसमें कहा था कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर
विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है प्रार्थना समाज का। ठीक है, तो 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। इनका अर्थ है कि जो भक्ति परंपरा समाज था उसका समर्थक था ये, और इसमें सभी जातियों के की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। और प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया था और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रार्थना समाज की बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, किया था। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है वेद समाज। ठीक है, वेद समाज क्या है? तो वेद समाज की स्थापना हुई थी मद्रास अर्थात चेन्नई में 1864 में। कब? 1864 में। और ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे? ब्रह्म समाज से प्रेरित था, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज स्थापित किया गया था और इससे वेद समाज प्रेरित था। ठीक है, अब इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधवा विवाह और महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया था। और इसके जो सदस्य थे वो एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और इन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठान की सख्त निंदा की थी। मतलब जो अंधविश्वास, इन पर विश्वास मत कीजिएगा, अनुष्ठान मत कीजिएगा। आगे बढ़ते अगला पॉइंट मिलता है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ में भी आंदोलन हुआ था, इसको भी समझिएगा। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ था उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से हुई थी। और सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोह मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था। ठीक है, यहां पर मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। और अलीगढ़ आंदोलन की शैक्षिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट मिलता है सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में की गई थी अमृतसर में। ठीक है, जो देखिए जो सिख लोग थे उनके समाज को उनके सुधारने के लिए सभाओं की स्थापना की गई थी, सिंह सभा की स्थापना, और ये स्थापना की गई थी 1873 में अमृतसर में। ठीक है, बाद में 1879 में 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया था। और इसके बाद में इन सभाओं में सिख धर्म के अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ में हमारे आज के चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जैसे ही हमारा 12th तक के एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम नोट्स से अवेलेबल करा देंगे, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास मैसेज मत कीजिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। काफी सारे लोग मैसेज करते हैं और हम प्रयास करें कि जल्द से जल्द 12th तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर दें। 8 दिन में हम कंप्लीट करने का टारगेट रख रहे हैं और जल्द ही जल्द चल रहे हैं। अगर आपने तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली उस पर करंट अफेयर्स आते हैं, आज मॉर्निंग में पहले ही आ चुके हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।